नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए साही के कांटे का तृतीय अध्याय। लेखक सरदेंदु बंदोपाध्याय। व्योमकेश सीरीज के अन्य कहानी उपन्यास और इसके पहले के भाग आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आधा घंटा बाद उसके दादाजी ने इन शब्दों के साथ अपना उग्र भाषण समाप्त किया। मुझे दोबारा तेरे मुंह से ऐसी बात सुनाई नहीं देनी चाहिए। तू इस परिवार की लड़की है, मेरी पोती है। तू उसी आदमी से शादी करेगी जिसे मैं तेरे लिए चुनूंगा। अब मुझे अकेला छोड़ दो। दीपा नीचे गई तो विजय भी उसके पीछे पीछे चला गया। अभी वह अपने कमरे में प्रवेश करने ही वाली थी कि विजय ने उसे घूरते हुए कठोर शब्दों में कहा, यहाँ आकर मुझे बता कि कौन है वह जिससे तू शादी करना चाहती है। दीपा उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। उसने मंद स्वर में फुफकारते हुए कहा, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हें नहीं बताऊंगी। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद दीपा अपने ही घर में कैदी बन गई। इससे पहले उसे गाहे भगाए अपनी एकाध सहेलियों से मिलने की अनुमति थी। अब उसकी सहेलियों से भी उसकी मुलाकात पूरी तरह बंद कर दी गई। घर का प्रत्येक आदमी अब उस पर हर समय सतर्क निगाह रखने लगा। उसकी प्रत्येक गतिविधि पर घर के लोगों के कान खड़े हो जाते थे। बहरहाल दोपहर को उसे 1 घंटे के लिए आज़ादी का स्वाद चखने को मिल जाता था। उसकी माँ अपने कमरे में उस दौरान एक तेज झपकी लेती थी, जबकि उसका भाई नौकरी की तलाश में बाहर चला जाता था। उसके पिता नील माधव रोज सुबह 10 बजे अपने कॉलेज चले जाते थे और उसके दादाजी अपने ऊपर वाले कमरे तक ही सीमित रहते थे। इस अवधि में दीपा की गतिविधियों पर निगाह रखने वाला कोई नहीं होता था। उसने भी धोखा देने जैसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों को उसके ऊपर कोई संदेह हो। घर के सभी लोगों को इस बात का विश्वास हो गया था कि दादाजी के कठोर प्रवचन से उसके होश ठिकाने आ गए। अब कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा करेगी। किसी को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि दोपहरी में टेलीफोन उसकी प्राण ऊर्जा बन जाता था। तभी एक दिन विजय अपने सामान्य समय से कुछ पहले घर लौटा। जिस आदमी से वह मिलने गया था वह उसे नहीं मिला था, इसलिए विजय कुछ पहले वापस आ गया। जब घर के पास पहुंचा तो उसने देखा दीपा घर से बाहर निकलकर बालीगंज स्टेशन की ओर जा रही थी। क्रोध के कारण विजय की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अकेली कहाँ जा रही है, क्या अपनी सहेली शुभ्रा के घर? लेकिन उसका घर तो उसकी विपरीत दिशा में था। उसकी अन्य कोई सहेली उधर नहीं रहती थी जिधर दीपा जा रही थी। अपनी बहन को पकड़ने के लिए विजय ने अपने कदमों की गति तेज कर दी। कहाँ जा रही है तू? दीपा के कदम अचानक रुक गए, मानो कोई तीर लग गया। उसका भाई ठीक उसके सामने रास्ता रोके खड़ा था। उसने सख्त आवाज में पूछा, तू अकेली अपने आप कहाँ जा रही थी? दीपा खामोश बनी रही। विजय ने अपनी ऊंची आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए पूछा, तुझे अकेले घर से बाहर निकलने की इजाजत किसने दी? तू मेरे साथ अभी इसी समय घर चल। अब दीपा के होठों से आवाज निकली, नहीं, मैं नहीं चलूंगी। वहां आस-पास अधिक लोग नहीं थे। जो थे भी, उन्होंने मुड़कर उन्हें घूरना शुरू कर दिया। जब उसने महसूस किया कि दीपा उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी तो विजय ने पूछा, तू मेरे साथ चल रही है या मैं तेरी चुटिया पकड़कर तुझे घसीटते हुए घर ले चलूं? दीपा अपनी भावनाओं को दबाते हुए रो पड़ी। सरेआम लोगों के बीच उसकी इतनी प्रताड़ना। उसका कोई परिचित यदि यह दृश्य देखता तो क्या कहता? उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कांटे में फंसी किसी मछली की तरह वापस घर की ओर चल पड़ी। विजय ने घर में जाकर अपनी माँ को 2 बार आवाज़ दी और उसके बाद ड्राइंग रूम में चला गया। दीपा वहाँ नहीं रुकी। वह दौड़कर ऊपर अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। ड्राइंग रूम में जाने के बाद विजय की नज़र टेलीफोन के नीचे दबे हुए एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया। उस पर लिखा था, मैं अपने इच्छुक व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे खोजने की कोशिश मत करना, दीपा। विजय की कल्पना की उच्चतम उड़ान में भी ऐसी बात नहीं आई थी कि वह पत्र सीधे लेकर दादाजी के पास गया। उसके माता पिता को भी इसकी जानकारी हो गई थी, लेकिन मामले को नौकरों और अन्य कर्मचारियों से छिपाकर रखना था। उदय माधव खामोशी में स्तब्ध थे और शोर मचाना अथवा फटकार लगाना भूल गए।
दीपा से भी कई बार पूछा गया कि वह आदमी आखिर है कौन जिसके साथ तू भागना चाहती है, उसका नाम क्या है, लेकिन दीपा के होठ नहीं खुले। घर में होने वाली गुप्त चर्चाओं के दौरान यह तय पाया गया कि दीपा की शादी अब उच्चतम प्राथमिकता वाला विषय बन गया। अपनी समकक्ष जाति का कोई योग्य वर खोजना होगा, चाहे इसके लिए पूरी धरती का ही चक्कर क्यों न काटना पड़े। अब वे और अधिक विलंब सहन नहीं कर सकते। घर के सभी सदस्यों में सर्वाधिक जल्दी में विजय था। वह एक गुस्सेल किस्म का आदमी था और उसकी बहन के किसी अपरिचित आदमी के साथ भागने के असफल प्रयास के बाद वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। किसी योग्य वर की तलाश अब सचमुच उसकी पहली प्राथमिकता बन गई। निरपति लाहा के घर में चाय और वार्ता का सत्र चलता था। विजय भी उस समूह का सदस्य था और वहां आने वाले लोगों के साथ उसकी मित्रता भी हो गई थी और खास तौर से वह नृपति लाहा के काफी करीब था। लाहा की पारिवारिक विरासत काफी समृद्ध थी, परंतु इस समय वे अपने परिवार के एकमात्र जीवित वंशज थे। उनकी आयु लगभग 35 वर्ष थी और उन्होंने अपनी पत्नी को गर्भवती होने से पहले ही खो दिया था। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की थी। वे अत्यंत शिक्षित व्यक्ति थे और उनके पास अनेक विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्र थे। लाहा अपना सारा समय किताबों के साथ बिताते थे। सूर्यास्त के बाद उनके घर पर होने वाला चाय सत्र उन्हें व्यस्त रखता था। एक शाम विजय माधव निरपति से मिलने आया। सामाजिक बातचीत का सत्र अभी शुरू नहीं हुआ था। निरपति भूतल स्थित अपने निवास कक्ष में कोई पुस्तक पढ़ रहे थे, जहां उनके मित्र रोज शाम को चाय पर इकट्ठा होते थे। वह किसी सम्मेलन कक्ष की तरह एक विशाल कमरा था। पुराने समय में यह कमरा पुरुष अतिथियों के लिए गोष्ठी कक्ष के रूप में प्रयुक्त होता था। उसके बाद इस कमरे को नए सिरे से सजाया संवारा गया और उसमें कुर्सियां एवं सोफे लगा दिए गए। कमरे के एक कोने में पुराने गद्दों पर चादर और तकिए बिछा दिए गए। उस कमरे में एक हारमोनियम, एक पियानो और रेडियोग्राम भी था और वह ताश की गड्डियां, शतरंज, कैरम भी की सामग्री से भी सुसज्जित था। विजय ने कमरे में प्रवेश करने के बाद देखा कि निरपति अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, निरपति दा, मुझे आपसे एकांत में कोई बातचीत करनी है। यही कारण है कि मैं समाने से थोड़ा पहले आ गया। उन्होंने किताब बंद करके एक तरफ रख दी और विजय की तरफ प्रश्नोचित दृष्टि से देखा। इसके बाद अपनी बगल में सोफे पर थपकी देते हुए बैठने का इशारा किया। नृपति ने जब देखा कि विजय जो बात करने आया है उसे कहने में वह उनके पास बैठने के बावजूद झिझक रहा है, तो उन्होंने पूछा, आखिर मामला क्या है? विजय बोला, नृपति दा, हम लोग दीपा के लिए किसी अच्छे वर की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई मिला नहीं। आपका अनेक लोगों के साथ परिचय है, क्या आप उसके लिए अच्छा वर खोजने में हमारी मदद करेंगे? नृपति ने उठकर सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों के बीच दबाते हुए पूछा, दीपा की आयु कितनी है? 17 वर्ष। हमारे परिवार में? मैं तुम्हारे परिवार के रीति रिवाजों के बारे में जानता हूँ, नृपति ने कहा। तुम्हारे यहाँ लड़की के जवान होने से पहले ही उसकी शादी हो जाती है। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम कैसे वर की खोज कर रहे हो? शिक्षित, समृद्ध और खूबसूरत, सही ना? जी हाँ, विजय ने पुष्टि की। लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गए, उसे हमारी ही जाति का होना चाहिए। नृपति ने जैसे ही सिगरेट जलाकर धुआं छोड़ा, उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। सचमुच? उन्होंने कहा, पारिवारिक परंपराओं का पालन होना ही चाहिए। चूंकि आप लोग मुखर्जी हैं, इसलिए कोई चटर्जी, बनर्जी, गांगुली अथवा घोषाल वर ठीक रहेगा। ठीक है ना? क्या किसी उपजाति से भी काम चल जाएगा? जी नहीं नृपति दा, आप तो यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि हम अभी भी पूरी निष्ठा से अपनी पारिवारिक परंपराओं का पालन करते हैं। हाँ, अवश्य जानता हूँ। तुम्हारे जैसे कई लोग अभी भी तिलचट्टा प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। आपके कहने का अर्थ क्या है? तिलचट्टा ऐसा जीव है जिसकी उत्पत्ति लाखों वर्ष पूर्व हुई थी। उसके बाद से पशुओं की दुनिया में अनेक विकास हुआ, परंतु तिलचट्टा अभी भी अपने मूल स्वरूप चरित्र में विद्यमान है। इसी के परिणाम स्वरूप आजकल उसे अधिक सम्मान नहीं मिलता। संभव है आप इस विषय में भिन्न दृष्टिकोण से सोचते हो, परंतु मैं जातियों की पवित्रता में विश्वास करता हूँ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि 4 वर्ण। नृपति का ध्यान भंग हुआ। शायद वह अपने मन में अपने परिचित युवकों की सूची बना रहे थे। उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ एक नौजवान है, लेकिन मुझे पहले यह पता लगाना होगा कि वह समान जाति का है या नहीं। मैं तुम्हें इसके बारे में कल बताऊंगा। विजय चला गया। नृपति ने अपनी घड़ी देखी, अभी 5 बजे हैं। वे अपनी सिगरेट की डिब्बी जेब में रखकर बाहर निकल गए। उनकी मंजिल उनके घर के नजदीक केवल 5 मिनट की पैदल दूरी पर थी।
उन्होंने देवाशीष के घर की मुख्य घंटी बजाई। नकुल ने दरवाजा खोला। देवाशीष बाबू घर में हैं? निरुपति ने उससे प्रश्न किया। जी हाँ, वे अभी अभी फैक्ट्री से वापस लौटे हैं। इसी बीच देवाशीष सीढ़ियों से नीचे आ गया। जैसे ही वह मेन गेट के नज़दीक पहुंचा, निरुपति ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे पिता शुभाशीष बाबू से अच्छी तरह परिचित था। मैं निरुपति लाहा हूँ। देवाशीष ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, संभव है कि मैं आपसे परिचित नहीं, परंतु मैंने आपके बारे में सुना है। दरअसल मैंने आपका घर देखा है। अंदर आइए। अपने निवास कक्ष में निरुपति को ले जाते हुए वह थोड़ा ठिठक कर बोला, नहीं, इसकी बजाय हम भोज कक्ष में चलते हैं, चाय का समय हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। निरुपति ने भी सहमति जताई। दोनों लोग भोज कक्ष में मेज पर बैठ गए। नकुल, हमारे लिए चाय और नाश्ता ले आओ, देवाशीष ने कहा। मेरे लिए तो केवल चाय ही पर्याप्त है। निरुपति ने विजय की बात पे अपनी बात जोड़ी। चाय और नाश्ता करते हुए दोनों ने आपस में बातें की। देवाशीष के पिता से निरुपति लगभग 7 वर्ष पूर्व मिले थे। उस समय देवाशीष दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन निरुपति के घर के आगे से निकलते हुए शुभाशीष बाबू सड़क पर फिसलकर गिर पड़े थे। निरुपति ने उठाकर अपने घर ले गए और उनका प्राथमिक उपचार किया। उसके बाद शुभाशीष बाबू ने उन्हें सिर में लगाने वाले तेल, साबुन, कोल्ड क्रीम और ऐसी ही कई अन्य वस्तुएं उपहार में दी थी। वे अक्सर जाकर निरुपति के स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहते थे। 2 वर्ष बाद शुभाशीष बाबू का देहांत हो गया था। निरुपति को उनके निधन की सूचना 3 महीने बाद मिली थी। कलकत्ता इतना शांत हृदय शहर था। शुभाशीष बाबू की मृत्यु की सूचना निरुपति को देने वाला कोई नहीं था। देवाशीष उस समय दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने पिता के एक प्रोफेसर मित्र के साथ रहता था। उसकी माँ की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। देवाशीष अपनी एमएससी पूरी करके कलकत्ता लौट आया था। 1 महीने बाद उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। निरुपति ने पूछा, तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का अन्य कौन सा सदस्य रहता है? कोई नहीं, देवाशीष ने उत्तर दिया। मैं अकेले रहता हूँ, या आप यह भी मान सकते हैं कि मैं और नकुल यहाँ रहते हैं। वह इस घर में मेरे जन्म के समय से ही रह रहा है। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई। मेरे दिल्ली में वापस आने के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद मैंने इस विषय में कभी विचार ही नहीं किया। संयोगवश चूंकि तुम्हारा उपनाम भट्ट है, इसलिए तुम अवश्य ही ब्राह्मण हो। क्या तुम्हें विशेष अपने गोत्र की जानकारी है? जिस समय मेरा उपनयन यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, मैंने उसी समय सुना था कि वह शांडिल्य बनर्जी था। अरे, यह तो बड़ी अच्छी बात है। यदि मैं तुम्हारे विवाह में के बारे में किसी से बात करूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? देवाशीष उनकी ओर देखकर शर्म से मुस्कुरा पड़ा और सीधा उत्तर देने से बचा। इस सारे वार्तालाप को नकुल एक कोने में खड़ा हुआ सुन रहा था। अब उसने आगे आते हुए कहा, जी हाँ महाशय, कृपया आप आगे बढ़े। इस घर को किसी गृहिणी के स्पर्श की आवश्यकता है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं इस घर को संभालने के लिए कब तक बना रहूँगा? ऐसा ही होगा। निरुपति ने अपना कप खाली किया और जाने के लिए खड़े हो गए। आज मैं चलता हूँ। रोज शाम को इलाके के नौजवान मेरे घर पर चाय एवं चर्चा सत्र पर एकत्र होते हैं। कभी तुम भी क्यों नहीं आ जाते? ठीक है, मैं आऊँगा। आज शाम कोई क्यों नहीं आ जाते? थोड़ा झिझकते हुए देवाशीष ने उत्तर दिया, आज शाम? अच्छा ठीक है, क्यों नहीं। दोनों एक साथ वहां से निकल गए। उस समय अंधेरा हो चुका था। जब वे निरुपति के घर के निकट पहुंचे तो उनके कानों में किसी के पियानो बजाने का खनखनाता हुआ स्वर पड़ा। निवास कक्ष में तेज बल्बों की तिकड़ी जल रही थी। एक आदमी कमरे के कोने में अकेला बैठा पियानो बजाने में तल्लीन था। निरुपति ने देवाशीष के साथ अंदर जाकर घोषणा की, देखो प्रबल, हमारे समूह में एक नया सदस्य शामिल हुआ है, देवाशीष भट्ट। प्रबल ने पियानो से दूर हटकर उदासीनतापूर्ण स्वर में कहा, हमें परिचय की जरूरत नहीं है। क्या तुम दोनों पहले से ही परिचित हो? निरुपति ने पूछा। थोड़ा बहुत, प्रबल ने उत्तर दिया। जितना कोई अमीर आदमी मेरे जैसे गरीब से परिचित हो सकता है, उतना ही परिचय हम दोनों के बीच है। प्रबल ने वापस जाकर बेतरतीब तरीके से पियानो बजाना शुरू कर दिया। उसके व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि वह देवाशीष से मिलकर प्रसन्न नहीं था। प्रबल उससे 2 साल बड़ा था। वह औसत कद काठी वाला स्वस्थ आदमी था। उसका चेहरा कुछ खास नहीं था, परंतु उसके अंदर पाशविक आकर्षण था। उसकी आंखें नाराजगी को धोखा देती थी। उसकी सामान्य छवि में चाहे जो भी अपूर्णता थी, परंतु उसकी प्रतिष्ठा एक उत्तम गायक के रूप में थी। उसके कुछ ग्रामोफोन रिकॉर्ड बहुत प्रसिद्ध हुए थे।
और अक्सर उसे रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित भी किया जाता था। प्रबल और देवाशीष ने एक दूसरे को वर्षों से नहीं देखा था। एक समय ऐसा था कि दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद स्कूल की पढ़ाई पूरी करके देवाशीष दिल्ली चला गया और उसके बाद आज वह दोनों पहली बार मिल रहे थे। इस अवधि के दौरान देवाशीष के पिता ने बटरफ्लाई कॉस्मेटिक्स नामक एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री शुरू की और खूब धन अर्जित किया। प्रबल के पिता की हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। संगीत में प्रबल का कैरियर किसी तरह उसके परिवार को चला रहा था। प्रबल की बातों ने देवाशीष को थोड़ा मायूस किया। निरुपति उसे लेकर दूसरे किनारे पर सोफे की ओर ले गए। उसके साथ चर्चा करनी शुरू की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया, लगभग 5 या 6 लोग हमारे शाम के चाय सत्र में आते हैं, परंतु हर कोई रोजाना नहीं आता है। उनमें से कुछ लोग जल्द ही यहाँ आएंगे। निरुपति ने देवाशीष को सिगरेट पेश की। जी नहीं, मैं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। निरुपति ने अपने लिए एक सिगरेट जलाई और मंद स्वर में कहा, प्रबल गुप्ता एक संगीतकार है और कुछ चीज़ों से जुड़ता है। उसकी बातों का बुरा ना मानो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच एक अन्य नौजवान आकर दरवाजे पर ठहर गया। वह रेशमी परिधान में अत्यंत आकर्षक लग रहा था और उसके चेहरे पर सौंदर्य की परिष्कृत छाप थी। उसकी आयु लगभग 24 वर्ष थी और काफ़ी समझदार दिखाई दे रहा था।